स्वागत है। मेरे सामने एक Honor 400 है और आज मैं आपको इस फ़ोन पर कुछ ट्वीक और ट्रिक्स दिखाऊंगा जो आप कर सकते हैं। तो शुरू करने के लिए हम अपनी सेटिंग्स को खोलेंगे जैसे ही हमें वे मिल जाती हैं। ओह हाँ, आखिरकार मुझे यह मिल ही गया। और यहाँ हम होम स्क्रीन और स्टाइल में जाकर शुरू कर सकते हैं। यह एक सामान्य सेक्शन है जहाँ आप अपने डिवाइस के लुक और फील को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, वॉलपेपर, मैगज़ीन ऑन लॉक जैसी चीज़ें शामिल हैं। अब यह आपके लिए डिफ़ॉल्ट रूप से सक्षम हो सकता है। अगर आप नहीं जानते कि ये क्या है तो ये वह रैंडम वॉलपेपर है जो आपके लॉक स्क्रीन पर आता है जब भी आप पावर बटन दबाकर अपनी स्क्रीन को जगाते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से यह पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे बंद रखना पसंद करता हूँ और अगर आप भी मेरी तरह हैं तो आप इसे यहीं पा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास फ़ॉन्ट्स, आइकॉन्स, आइकॉन पैक्स और थीम्स हैं, यानी इन सब का एक तरह से मिश्रण। इसके बाद हमारे पास होम स्क्रीन सेटिंग्स हैं जिनमें लेआउट जैसी चीज़ें शामिल हैं। आप लेआउट को बढ़ा सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, यानी आप अपनी होम स्क्रीन पर ज़्यादा एप्लीकेशन रख सकते हैं। हमारे पास स्वाइप डाउन का विकल्प भी है और यह यहाँ एक और शानदार चीज़ है, यानी जब आप अपनी होम स्क्रीन पर स्वाइप डाउन करते हैं तो क्या होता है। आपको नोटिफिकेशन नीचे लाने के लिए सबसे ऊपर से स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे ऐसे सेट कर सकते हैं कि आप कहीं से भी बस सामान्य रूप से नीचे की ओर स्वाइप करके यह कर सकें। ये आपके नोटिफिकेशन या कंट्रोल्स को नीचे ले आएगा। ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस साइड से स्वाइप करते हैं, क्योंकि हमारे पास टॉगल्स हैं। हेलो, हाँ मुझे पता है, एक तरफ टॉगल्स हैं और दूसरी तरफ नोटिफिकेशन, तो हम इसे यहीं से बदल सकते हैं। अब सेटिंग्स में वापस आते हैं। हमारे पास डिस्प्ले और ब्राइटनेस का विकल्प है और इसमें हमारे पास लाइट और डार्क मोड जैसी चीज़ें हैं जिन्हें आप यहीं से बदल सकते हैं। अब जब आप इसे सक्षम करते हैं तो आपको वास्तव में थोड़ी बेहतर बैटरी लाइफ मिलनी चाहिए, क्योंकि यह मेरी समझ में एमोलेड डिस्प्ले का उपयोग करता है, जिसका मतलब है कि जो भी हिस्सा पूरी तरह से काला है, जैसे कि यहाँ के क्षेत्र, उन पिक्सेल्स को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, यानी वे ऊर्जा का उपयोग नहीं करेंगे। अब इसके अलावा आपके पास ऑटो स्विच का विकल्प भी है और आपके पास सनसेट से सनराइज या कस्टम टाइमर पर विकल्प है, जिससे डिवाइस अपने आप किसी निश्चित समय पर लाइट मोड से डार्क मोड में बदल जाएगा। और हमारे पास डार्क मोड सेटिंग्स हैं, जैसे डार्क मोड वॉलपेपर, तो ये बस अपने आप उसे अनुकूलित करने की कोशिश करेगा। अगला, अगर हम नीचे की ओर स्क्रॉल करें तो हमारे पास कलर मोड और टेम्परेचर है। यह आपकी स्क्रीन की सैचुरेशन है, यानी रंग कितने अधिक जीवंत हैं। अब हमारे पास विविड और नेचुरल या नॉर्मल विकल्प उपलब्ध हैं। नॉर्मल वह है जो थोड़ा सा कम चमकीला होता है, हालांकि मुझे नहीं पता कि यह कैमरे पर कितना साफ दिख रहा है। और हम बस लाल रंग वगैरह में बदलाव देख सकते हैं, जैसे कि मेरी तरफ से देखें तो आप लगभग हर चीज़ में बदलाव देख सकते हैं, लेकिन आम तौर पर यहाँ जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा बदलाव आता है, जैसे कि लाल से हरे में। अब अगर आप नॉर्मल वाला विकल्प चुनते हैं तो रंगों के मामले में ये थोड़ा और अधिक यथार्थवादी और वास्तविक लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। विविड आपको बेहतर, अधिक सैचुरेटेड और सुंदर दिखने वाले रंग देगा। अब इसके अलावा हमारे पास कलर टेम्परेचर भी है। यह तय करेगा कि किसे वास्तव में सफ़ेद माना जाए। एक तरह से ये एक महत्वपूर्ण निर्धारण है। तो उदाहरण के लिए, जैसे यहाँ सफ़ेद बैकग्राउंड है, अगर आप इसे हरे की ओर ले जाते हैं तो अब हर जगह थोड़ा सा हरा टिंट आ जाएगा और आप इसे उदाहरण के लिए लाल भी बना सकते हैं। तो अगर मैं इसे स्लाइड करना शुरू करता हूँ तो आप हल्के से देख सकते हैं, जैसे स्क्रीन, कैमरे पर ये ऐसा लगता है जैसे स्क्रीन डिम हो रही है, लेकिन असल में ऐसा नहीं हो रहा है। रंग बदल रहे हैं लेकिन कैमरा इन सूक्ष्म बदलावों को पकड़ नहीं पा रहा है। ये बदलाव असल में कैमरे की तुलना में सामने देखने पर ज़्यादा स्पष्ट दिखते हैं। और हमारे पास प्रीसेट्स हैं, डिफ़ॉल्ट, वार्म और कोल्ड। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास रिफ्रेश रेट है और यहाँ हमारे पास कुछ विकल्प हैं। तो हमारे पास डायनामिक, स्टैंडर्ड और हाई विकल्प हैं। अब किसी कारणवश डायनामिक और हाई ग्रे टेक्स्ट में दी गई परिभाषा के अनुसार एक ही चीज़ है, क्योंकि डायनामिक 120 हर्ट्ज़ तक चलता है, हाई भी 120 हर्ट्ज़ तक चलता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऑनर किस तरह की चीज़ें सोच रहा है, क्योंकि आमतौर पर हाई मोड डिवाइस को हमेशा 120 हर्ट्ज़ पर चलने के लिए मजबूर करता है, चाहे ज़रूरत हो या ना हो।
आप इसे चुनते हैं क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत है, यही इस मोड का उद्देश्य है। लेकिन उन्होंने तय किया, अरे हम डायनामिक जैसा ही करेंगे, जबकि डायनामिक विकल्प बैटरी लाइफ बचाने की कोशिश करता है और जब ज़रूरत न हो तो रिफ्रेश रेट को सीमित कर देता है ताकि डिवाइस हाई रिफ्रेश रेट पर न चले। उदाहरण के लिए ये 100 तक जा रहा है, लेकिन अभी स्क्रीन पर कुछ भी बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, तो डिस्प्ले शायद 60 फ्रेम प्रति सेकंड से कम या अधिकतम 60 फ्रेम प्रति सेकंड पर चल रही होगी। ये LTPO नहीं है मुझे लगता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये 60 फ्रेम्स से नीचे जाता है, लेकिन निश्चित रूप से यह 60 तक या शायद 30 फ्रेम्स तक भी चला जाता है और इससे प्रोसेसर पर कम दबाव पड़ेगा क्योंकि उसे इतने ज़्यादा फ्रेम्स जनरेट नहीं करने पड़ेंगे और डिस्प्ले पर भी कम लोड पड़ेगा और इससे बैटरी की बचत होगी। स्टैंडर्ड मोड फिर से आपको 60 तक देता है, लेकिन यह शायद 30 तक भी नीचे चला जाता है। और हाय मम, मुझे नहीं पता कि यह सिर्फ अनुवाद में कहीं खो गया है जैसा कि कभी कभी होता है, या ये सच में डायनामिक की तरह 120 तक जाता है और 30 तक भी गिरता है। अगर ऐसा है तो ये थोड़ा बेकार हो जाता है और इस मामले में मैं इसे गिनूंगा भी नहीं। लेकिन आम तौर पर अगर आपको नहीं पता कि कौन सा विकल्प चुनना है तो देखें कि जब आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो डायनामिक आपको कैसा लगता है। अगर ये अच्छा स्मूथ दिखता है, जहां मूवमेंट कुछ इस तरह से जैसे मक्खन की तरह स्मूथ हो, अगर आपको ये पसंद आता है और आप इसमें और स्टैंडर्ड में फ़र्क देख सकते हैं तो इसे डायनामिक पर बदलें या वहीं रखें। अगर आपको कोई फ़र्क नहीं दिखता तो इसे स्टैंडर्ड पर बदल दें। ये आपको बेहतर बैटरी लाइफ देगा, खासकर जब आप डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हों और आप ऐसी चीज़ की कुर्बानी देंगे जो आप असल में देख भी नहीं सकते, तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब थोड़ा नीचे जाए तो हमारे पास वीडियो एनहांसर भी है। ये चीज़ें फेक HDR जैसी होती हैं, तो ये कोशिश करता है कि स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज कंटेंट को हाई डायनामिक रेंज में बदल दे। हालांकि इसे इस तरह लेबल नहीं किया गया है, लेकिन व्याख्या के आधार पर मुझे लगता है कि यही यह असल में कर रहा है। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं और ये आपको उन समर्थित एप्लीकेशनों को भी दिखाएगा, इसलिए ये उन ऐप्स को प्रभावित नहीं करेगा जो इसे सपोर्ट नहीं करते या ये उन ऐप्स को सपोर्ट नहीं करता। तो संभवतः अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जैसे कि क्लाउड स्ट्रीम, तो शायद ये उसके साथ काम नहीं करेगा क्योंकि वह एक गिटहब रिपॉजिटरी आधारित एप्लीकेशन है, तो जाहिर है ये सपोर्ट नहीं किया जा सकता या शायद नहीं किया जाएगा। और इस मामले में इस विकल्प का उस एप्लीकेशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन डिफ़ॉल्ट रूप से जब डिवाइस बिल्कुल नया होता है तो ये वे एप्लीकेशन होते हैं जो डिवाइस के साथ आते हैं और यह यूट्यूब वीडियो प्लेयर और गैलरी को सपोर्ट करता है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इससे आपके फ़ोन की बैटरी अधिक खर्च होगी क्योंकि ये प्रोसेसर का उपयोग करता है ताकि ये देख सके कि कौन सा कंटेंट है और उसे हाई डायनामिक रेंज वगैरह में बदल सके। लेकिन यह आपके फ़ोन की बैटरी तभी अधिक खर्च करेगा जब आप इसे किसी समर्थित एप्लीकेशन में उपयोग कर रहे होंगे। अगर आपके पास कोई अन्य ऐसा ऐप खुला है जो समर्थित नहीं है तो फिर इसका उपयोग नहीं होगा, इसलिए बैटरी भी खर्च नहीं होगी। और हमारे पास है वीडियो विविड डिस्प्ले। फिर से वही, ये रंगों को और अधिक रंगीन और गहरे बनाकर उन्हें ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करता है। फिर से पहले की तरह इसके लिए समर्थित एप्लीकेशन होना ज़रूरी है और साथ ही इसे यह करने के लिए प्रोसेसर का उपयोग करना पड़ता है जिससे बैटरी की खपत बढ़ती है। और आखिरी चीज़ जो मैं दिखाना चाहता था वह सिस्टम और अपडेट के अंतर्गत है, सिस्टम नेविगेशन में। और यहाँ हमारे पास जेस्चर और 3 बटन नेविगेशन है। आप इनमें से किसी को भी अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर पर जेस्चर पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था क्योंकि इसमें हमारे पास कुछ विकल्प हैं, जैसे कि नेविगेशन बार दिखाना जो कि नीचे की यह बार है। अगर आपको यह पसंद नहीं है तो आप इसे आसानी से छुपा सकते हैं। दुर्भाग्यवश गूगल अभी तक इतना स्मार्ट नहीं हुआ है, या शायद वह अपने यूज़र्स को इतना स्मार्ट नहीं मानता, क्योंकि जब आप इस बार को डिसेबल करते हैं तो सर्कल टू सर्च भी अपने आप बंद हो जाता है, जो कि यहीं नीचे है। तो आप बिना बार के सर्कल टू सर्च का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि तकनीकी रूप से आप बस नीचे होल्ड कर सकते हैं तर्क के हिसाब से या सोचने पर, और ये एक्टिवेट हो जाना चाहिए। ये एक सामान्य क्षेत्र है, टच डिस्प्ले वहाँ अब भी काम करता है। तो ये कुल मिलाकर थोड़ा मूर्खतापूर्ण है कि आप एक के बिना दूसरा नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से जेस्चर बार के बिना क्लीनर लुक पसंद है, लेकिन मुझे सर्कल टू सर्च भी बहुत पसंद है। अगर आप नहीं जानते कि ये क्या है, तो जब आप इसे इनेबल करते हैं तो आप उदाहरण के लिए यहाँ अपनी बार को होल्ड कर सकते हैं। हाँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, आइए इसे फिर से आजमाते हैं। नहीं, अब हो गया। ये आपको गूगल जैसा एक इंटरफेस देगा और अब आप उदाहरण के लिए किसी चीज़ पर क्लिक कर सकते हैं। तो अगर ये कोई इमेज है या सामान्य टेक्स्ट है जिसे आप आमतौर पर सिलेक्ट नहीं कर सकते, अब आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सर्च भी कर सकते हैं। अब
मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, लेकिन अगर होता तो उदाहरण के लिए मैं बस ऐसा कर सकता था, बैकग्राउंड पे क्लिक कर सकता था और ये या तो मुझे दिखाता कि ये एच ऑनर 400 बैकग्राउंड है, या शायद ये मुझे वह वॉलपेपर दिखाता जिसे मैं गूगल सर्च से डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये एक काफ़ी अच्छी सुविधा है जिसे मैं आमतौर पर इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ। दुर्भाग्य से ये तब सपोर्टेड नहीं है जब बार इनविजिबल हो। यहाँ एक और चीज़ है जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से बंद करना पसंद करता हूँ, वह है गूगल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट लॉन्च करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, किसी भी अन्य चीज़ से कहीं ज़्यादा। इस समय ये इतना ज़्यादा हो गया है कि हमारे पास, मेरा मानना है, गूगल असिस्टेंट लॉन्च करने के 4 या 5 अलग अलग तरीके हैं, जो वाकई में काफ़ी हास्यास्पद है। तो एक तरीका ये बेकार चीज़ है, ये बेकार चीज़ जैसे कि बोलकर कहना हे गूगल, और वह भी इसे तुरंत लॉन्च कर देगा, या फिर बस एप्लीकेशन खोलना, जो मैं, अगर मुझे अभी मिल जाए, लेकिन ये यहीं कहीं ज़रूर है। हमारे पास जेमिनी है जो मूल रूप से वही चीज़ है। तो हाँ, हमारे पास जेमिनी है और आमतौर पर हमारे पास गूगल एप्लीकेशन भी पहले से इंस्टॉल होता है, जिससे कुल मिलाकर इस बेकार चीज़ को लॉन्च करने के 5 अलग अलग तरीके हो जाते हैं। मुझे लगता है कि एक ही तरीका काफ़ी है, जैसे हर दूसरी एप्लीकेशन में होता है। तो गूगल, अपनी दखल देने वाली बेकार चीज़ों के साथ दूर रहो जिन्हें तुम सचमुच हर जगह ठूंस देते हो। अगर मुझे इसका इस्तेमाल करना होगा तो मैं खुद कर लूँगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है कि तुम इसे हर जगह डालो। तो हाँ, ये बेकार चीज़ मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं चलेगी। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि इस बेकार चीज़ को एक्टिवेट करने के कितने सारे तरीके हैं, और उनमें से कुछ तो गलती से भी हो सकते हैं, क्योंकि भगवान न करे कि आप कोई ऐसा तरीका ढूंढ लें, कोई ऐसी क्रिया कर दें जिससे ये गलती से ही लॉन्च हो जाए। तो हाँ, खैर यही सब कुछ था जो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए धन्यवाद।